Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 5 की स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस स्टडी की थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 2 में हमने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की स्टडी की थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 3 में हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना सीखा था, जिसमें हमने रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की भी स्टडी की थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 4 में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और उसके मेथड्स की स्टडी की थी। और इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विद न्यूमेरिकल को समझेंगे। अब तक हम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये निकालना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की न्यूमेरिकल की भी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और इंटरनल इक्विटी बेसिकली होती क्या है। आप सभी जानते हैं कि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी हमारे पास अर्निंग होती है, सबसे पहले हम जो हमने बाहर से पैसा लिया हुआ है उनका चुकाकर फिर अपने लिए कुछ सेविंग्स करके रखते हैं। यानी जो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रख लेते हैं, वो हमारी क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग। वो कब काम आती है, आगे जब हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तब काम आती है, या फिर हमें अपनी ग्रोथ के लिए भी वो काम में आ सकती है। तो रिटेन अर्निंग क्या हुई, हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मानो आपकी 10,000 सैलरी थी, जिसमें से 8,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, और जो 2,000 रुपये क्या थे, आपकी सेविंग जो आपने अपने पास रख लिए। ऐसे ही कंपनी में क्या होता है, कंपनीज जितना भी प्रॉफिट अर्न करती हैं, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती हैं। इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे करने के बाद वो टैक्स पे करती हैं। ठीक है, टैक्स पे किया, टैक्स करने के बाद जो उनके पास अर्निंग बचती है, उसमें से अगर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं तो उनको जो फिक्स डिविडेंड देना है वो डिविडेंड पे करते हैं। लास्ट में जो उनके पास अर्निंग बचती है, वो प्रॉफिट, वो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसी में से कुछ पैसा, कुछ अर्निंग रिटेन कर ली जाती है आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। उसी को ही हम इंटरनल इक्विटी कहते हैं, उसी को ही हम अपना इंटरनल फंड कहते हैं, और उसी को ही हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो रिटेन अर्निंग क्या है, जनरली द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर प्रॉफिट अमंग्स शेयर होल्डर्स। दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। तो कंपनी क्या है, जितना भी उसका प्रॉफिट है, जितनी भी उसकी एंटायर अर्निंग है, वो शेयर होल्डर में टोटली डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ अपने पास रख लेती है। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसी को ही हम इंटरनल इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। दिस रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट सर्व एज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड ऑफ द कंपनी, एज वेल एज इट इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो जो रिटेन अर्निंग है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि जब आगे आप उस फंड को यूज़ करोगे तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, वो आपकी खुद की कैपिटल हो गई। तो इसीलिए से क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। और ये क्या करता है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इंक्रीज़ करता है, क्योंकि कंपनी जितनी फाइनेंशियली साउंड होती है उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही अच्छी होती है। There is no explicit cost of this type of profit because there is no formal obligation on the company to pay any return on this retained earning or profit. ठीक है, देयर इज़ नो एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट जिस पर हम मनी में पे करते हैं। जैसे हमने अपनी कंपनी में लेबर यूज़ की, लेबर को क्या दे रहे हैं, हम वेजेस दे रहे हैं, तो क्या वो मनी टर्म में उसका हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर हम कोई कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। ठीक है, अगर हम कोई ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, कोई
प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हम रेंट पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। जिस कॉस्ट को हम अकाउंट बुक में दिखाते हैं वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। क्योंकि रिटेन अर्निंग पर कोई हम कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसकी कोई कॉस्ट एक्सप्लिसिट नहीं होती। लेकिन इट इज़ नॉट करेक्ट टू ट्रीट them as cost free. In fact, cost is of this source of finance is its opportunity cost. यूँ तो इसकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अगर मान लो हम जो पैसा रख रहे हैं अपने पास, उस पैसे को हम शेयर होल्डर्स में टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता था तो वो कहीं और इन्वेस्ट कर देते। उस पैसे को अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करते तो उनके पास रिटर्न आता उसका, तो वो क्या हुआ, वो उन्होंने फॉरगॉन कर दिया, वो उन्होंने छोड़ दिया। तो ये क्या हुई, जो उनकी अपॉर्चुनिटी थी वो उसको नहीं ले पाए, तो इट मीन्स रिटेन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। If retained earning were not retained, they would have been paid out among the shareholders. As a end, shareholder should have invested its same other investments and should have earned return. ठीक है, यही मैंने बताया था आपको कि रिटेन अर्निंग अगर हम रिटेन नहीं करते, उसको पेड कर देते शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स को कहीं और लगा देते तो उनको उस पर रिटर्न मिलता, वो क्या हुआ, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। When earning are retained, the shareholder are foregone such return. अर्निंग रिटेन कर ली गई, इसीलिए क्या हुआ, जो उनकी अपॉर्चुनिटी थी वो क्या हो गया, जो उनका रिटर्न था वो क्या हो गया, फॉरगो हो गया। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज ऑलवेज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉरगोन बाय रिटेन अर्निंग ऑन फॉरगोन डिविडेंड ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो जो उनका रिटर्न जो उन्हें मिलने वाला था वो नहीं मिला, वो फॉरगो हो गया, तो वो क्या हुआ, किसके इक्वल हुई, रिटेन अर्निंग किसके इक्वल हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल हुई। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एमसीक्यूज में कि रिटेन अर्निंग इज ऑलवेज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आई होप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड इंटरनल इक्विटी आपको बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके फॉर्मूलेस की तरफ। इसके कई सारे फॉर्मूलेज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड, अगर डिविडेंड दे रखा है आपको क्वेश्चन में तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर 1 माइनस टीडी। टीडी क्या है, मार्जिनल रेट, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स अपॉन मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस टीसी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 100। टीसी क्या है आपका, टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, अगर आपके पास अर्निंग है क्वेश्चन में तो आप अर्निंग के बेसिस पे कैसे रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट कर सकते हो, तो सिंपल आपको डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग पर शेयर को लिखना है और उसको कैलकुलेट कर देना है, और टोटल फॉर्मूला वही है जो आपका डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है। व्हेन ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंसेस पेड, अगर कंपनी कोई ब्रोकरेज दे रही है, कोई एक्सपेंसेस पेड कर रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर 1 माइनस टी डी एंड 1 माइनस बी। बी क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गई, नीचे मार्केट प्राइस 1 माइनस टी सी यानी टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ, हमने डिविडेंड ग्रोथ मेथड में पढ़ा था कि हम जो डिविडेंड निकल के आता है, हमारा जो इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आती है, उसमें हम ग्रोथ को प्लस कर देते हैं। सेम वही है, डिविडेंड पर शेयर में हमने ग्रोथ को प्लस कर दी, 1 माइनस टी डी 1 माइनस ब्रोकरेज, अगर ब्रोकरेज दिया क्वेश्चन में तो ब्रोकरेज माइनस कर देंगे, ब्रोकरेज का परसेंटेज, मार्केट प्राइस 1 माइनस टी सी, ठीक है, यानी टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट आपने किसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से लिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑल्टरनेटिव डिविडेंड 1 माइनस टी डी, आर ई यानी रिटेन अर्निंग 1 माइनस टी सी मल्टीप्लाई 100।
अब बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हम हर बार निकालते आ रहे हैं, जो आफ्टर टैक्स आया है उसमें से हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ मिस्टर राम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। डिविडेंड पर शेयर 100 रुपीज़, पर्सनल टैक्स रेट 30%, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट 20%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, मार्केट प्राइस पर शेयर 1000, ब्रोकरेज आपकी दी है 2% की। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला ब्रोकरेज भी दे रखी है आपको, कैपिटल गेन भी दे रखा है, पर्सनल टैक्स भी दे रखा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड पर शेयर वाला। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड पर शेयर ब्रैकेट 1 माइनस TD यानी पर्सनल टैक्स, 1 माइनस B यानी ब्रोकरेज का परसेंटेज माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 1 माइनस TC यानी कैपिटल गेन टैक्स रेट। 100 आपका डिविडेंड दे रखा था, 1 माइनस 0.30 आपका पर्सनल टैक्स दे रखा है, 1 माइनस 0.02 यानी 20% ब्रोकरेज दे रखी है 2% की, 02 हो गया। 1000 क्या था, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको ऑलरेडी दे रखा है, 1 माइनस 0.20 यानी 20% आपका क्या था, कैपिटल गेन, वो आपने इसमें लिख दिया। मल्टीप्लाई 100, अगर ये कैलकुलेट करते तो आपका आंसर आता है 8.575। ठीक है, बिफोर टैक्स सेम वही फॉर्मूला, जो आंसर आया है उसमें से 1 माइनस 50% को आप मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, सॉरी, तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आता है 17.15। एक बार और समझते हैं इस न्यूमेरिकल को अच्छे से। डिविडेंड पर शेयर आपको दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर आपको दे रखा है 100 रुपीज़ का, पर्सनल टैक्स 30%, कैपिटल गेन 20%, कॉर्पोरेट टैक्स 50%, मार्केट प्राइस पर शेयर 1000 रुपीज़, 2% की ब्रोकरेज। फॉर्मूला लगाया, 100 आपका डिविडेंड पर शेयर दे रखा है, 30% पर्सनल टैक्स दे रखा है, 2% की ब्रोकरेज लगा दिया आपने, 1000 आपका मार्केट प्राइस दे रखा है, 20% आपका कैपिटल गेन भी दे रखा है। आपने ये पूरे फॉर्मूले में पुट किया तो आपका आंसर आता है 8.575। आफ्टर टैक्स निकालेंगे यानी 8.575 को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस 50%, तो आपका आंसर आता है 17.15%। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का मीनिंग और इसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।